कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? यदि इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर का। सबसे पहले आप लोग को बताया गया था कि भौतिक राशि को दो आधारों पर बांटा जाता है। एक निर्भरता के आधार पर होता है और एक होता है दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं, आधारी और व्युत्पन्न, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आधारी उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसमें 7 राशियां आते हैं, और व्युत्पन्न उसे कहते हैं जो आधारी राशि पर डिपेंडेंट होते हैं। और बहुत सारे भौतिक राशियां, यानी 7 छोड़ाकर जितने भी फिजिक्स में भौतिक राशियां होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशियां होते हैं। दूसरा होता है डायरेक्शन के आधार पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्शन के आधार पर, मतलब दिशा के आधार पर। और दिशा के आधार पर जो भौतिक राशि होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। सदिश जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, और अदिश जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। ओके, अब ऐसे सदिश समझिए, इनके नाम में है सदिश यानी जो दिशा के साथ हो, और अदिश जो दिशा के साथ नहीं हो। सम मतलब साथ और दिश माने दिशा। जो दिशा के साथ होता है उसे सदिश कहते हैं, और जो दिशा के साथ नहीं होता उसको हम लोग अदिश कहते हैं। ओके, आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि दुनिया में जितने भी भौतिक राशियां हैं, दुनिया में जितने भी भौतिक राशियां हैं, वो सारे के सारे भौतिक राशि के पास कुछ ना कुछ परिमाण होते हैं। कुछ क्या होते हैं? परिमाण होते हैं। कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, 2, 4, 0, 8, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबके पास दिशा नहीं होता। सबके पास कुछ ना कुछ परिमाण होते हैं, परंतु सबके पास दिशा नहीं होता है। अब सवाल यह है कि सर जिसके पास दिशा होता है वो क्या होगा? तो यहीं पर वेक्टर और स्केलर को हम पहचान सकते हैं। याद रखिएगा कि सबके पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं? परिमाण होते हैं, लेकिन सबके पास दिशा नहीं होती। सबके पास पैसा होता है, लेकिन सब लोग पैसा को एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं लगा पाते। जो निश्चित डायरेक्शन में पैसा को लगा देता है वो धनी आदि बन जाता है। उसी प्रकार से सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो नॉलेज होता है, लेकिन सारे के सारे व्यक्ति नॉलेज को एक सही डायरेक्शन नहीं दे पाते, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, सक्सेस नहीं होते। तो यहां पर वही जैसा बात है कि सभी भौतिक राशि के पास कुछ ना कुछ परिमाण होते हैं, परंतु डायरेक्शन सबके पास नहीं होता। लेकिन जिसके पास डायरेक्शन होता है वो सदिश होगा, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा वो अदिश होगा। तो याद रखिएगा, मतलब कि यानी इसके बाद मतलब कि जिसके पास केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, केवल क्या हो? परिमाण हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। ओके, केवल परिमाण हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश। और परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। अब एग्जांपल से समझिए, एक वस्तु है यहां पर। ओके, इस वस्तु से ऊपर से नीचे की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर आपको बोला जाए कि एक वस्तु है उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या इसको आप पूरी तरह से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? सवाल यह है कि वो जो बल है वो बल किधर लग रहा है? ऊपर से नीचे लग रहा है, दाएं से बाएं लग रहा है, कि नीचे से ऊपर लग रहा है? ओके, या लेफ्ट से राइट लग रहा है? मेन ये सवाल है कि ये वस्तु पर ऊपर से नीचे, हम जब भी बल की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे की बात करते हैं, दाएं से बाएं की बात करते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर इस वस्तु के द्रव्यमान की बात करें, इस वस्तु का द्रव्यमान की बात करें, मान लीजिए इसका द्रव्यमान 50 केजी, मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान कितना केजी है? 50 केजी। क्या ये 50 केजी में डायरेक्शन की जरूरत है? क्या इस 50 केजी में डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जबकि बल में डायरेक्शन की जरूरत है। एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, किधर लग रहा है? लेकिन एक वस्तु का 5 केजी 50 केजी द्रव्यमान है,
तो इसमें सवाल ये नहीं उठता कि किधर द्रव्यमान है, ऊपर की ओर द्रव्यमान है कि नीचे की ओर द्रव्यमान है कि दाएं की ओर कि बाएं की ओर, ऐसा नहीं। मान लीजिए कि इस पर 5 न्यूटन का बल 10 मिनट तक लगा ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या अगर यही 5 न्यूटन बाएं से दाएं लगता तो ये 10 मिनट नहीं होता? नीचे से ऊपर अगर लगता 5 न्यूटन का बल तो क्या 10 मिनट से दूसरा हो जाता? आप यूं समझिए कि डायरेक्शन से स्वतंत्र जो राशि होते हैं, जिनको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, वो भौतिक राशियां अदिश होते हैं। जिसको डायरेक्शन से मतलब होता है, यानी बिना डायरेक्शन के जिस भौतिक राशि को हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो आई होप आपको यह बात समझ में आया हो। चलिए तो अब देखिए अदिश को और सदिश को बढ़िया समझते हैं। अदिश अभी ही बताए कि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि। केवल किसका? परिमाण की आवश्यकता हो। आप ऐसे इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। डिफिनेशन तो पूछा नहीं जाता कंपटीशन में, आपको बस दिमाग में रखना है कि जिसमें केवल और केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। यानी किसी राशि को दिखाने के लिए, किसी राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि। जबकि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए, बतलाने के लिए या दिखाने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़ता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो ये दोनों आपको बात समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है ना कि भौतिक राशि को डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन वेक्टर है कौन वेक्टर नहीं है, तो उसको क्या कर लेना पड़ेगा? थोड़ा सा एक बार आपको याद करना पड़ेगा, और उसको क्या करेंगे, जब हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो वहां पर भी जो भौतिक राशि आएंगे, उन भौतिक राशि के बारे में हम लोग फिर से दोहराते जाएंगे, और क्यों होता है, क्यों उसके पास डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन किधर होता है, इस सारी चीजों को हम लोग जानते चलेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि समय, आप बताइए ना, समय को क्या डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। 5 घंटा हुआ तो क्या 5 घंटा कौन सा दिशा में हुआ? नहीं 5 घंटा, जैसे आपका मोबाइल, मान लीजिए आप 5 मिनट देखिएगा, तो 5 मिनट चाहे सूत के देखिए, चाहे खड़ा होकर देखिए, चाहे लेट कर देखिए, बैठ कर देखिए, कैसो करके देखिए, पूर्व दिशा से देखिए, उत्तर दिशा देखिए, 5 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट लगेगा। डायरेक्शन याद रखिएगा, समय में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लंबाई में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, उसी प्रकार से काल में डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ऊर्जा, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, विभवांतर, दाब और तापमान है कि नहीं? जैसे दूरी भी हो गया, दूरी, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको क्या करना है? समय, द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, विभवांतर, दाब और तापमान और दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशि। जबकि सदिश राशि को भी बताए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़े, यानी जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए क्या हो? दिशा के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े। दिशा के साथ क्या चीज पड़े? डायरेक्शन की। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्रिकेट हो रहा है, उसमें एक बैट्समैन जो है 4 रन माना, 4 रन मार दिया, तो अब बताइए अगर 4 रन बोलता है, अगर कोई रेडियो से सुन रहा है तो उसको पूरा स्थिति पता नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर वो वेक्टर है बस में, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि 4 रन ऑफ में मारा या लेग में, ऑफ में मारा या लेग में या स्ट्रेट में मारा, है कि नहीं? तो वहां पर क्या 4 रन मैग्नीट्यूड है, जबकि उसके साथ डायरेक्शन ऑफ, लेग, स्ट्रेट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जिसके साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और उसमें विस्थापन आता है। क्या आता है? विस्थापन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दो बिंदु के बीच सबसे कम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दो बिंदु के बीच सबसे कम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और इसमें पता चलता है कि ये बिंदु इस बिंदु से किधर है, यानी इसमें डायरेक्शन छिपा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन के बाद वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। बल का एग्जाम्पल भी बताए थे कि बल जहां पर लगता है उसको सबसे दूसरा जो बहुत नजदीक वाला प्रश्न आता है वो क्या करता है कि किधर लग रहा है कि नहीं? मान लीजिए हमको ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा, तो किधर से लगा? ऊपर से नीचे लगा, दाएं से बाएं लगा, बाएं से दाएं लगा, है कि नहीं? ऊपर से नीचे लगा। उसके बाद क्या? संवेग, उसके बाद क्या? आवेग, बलागुण, चुंबकीय छेद, विद्युतीय छेद, चुंबकीय छेद, गुरुत्वीय छेद, कोणीय वेग, ये सारे के सारे कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ओके, सदिश राशि में याद रखिएगा कि विद्युत धारा
विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, जिधर जाता है उसका डायरेक्शन होता है। कोई दूसरा बात समझे, जैसे मान लीजिए बोर्ड से आप स्विच देते हैं तो वो लाइट के पास जाता है, उसमें एक डायरेक्शन होता है, लेकिन विद्युत धारा जो है वो सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए भी ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। एक और याद रखिएगा, दाब भी एक बहुत ही मतलब इसको में विवाद होता है कि दाब सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो ये अदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पानी है और उस पानी के एक बिंदु पर बात करें तो वो पानी पर इधर भी दाब लगता है, इधर भी दाब लगता है, इधर भी दाब लगता है, यानी चारों पट्टी दाब लगता है। तो दाब का डायरेक्शन क्या हुआ, नहीं पता चलेगा। चारों पट्टी जब दाब लग रहा है तो डायरेक्शन उसका पता नहीं लगेगा। याद रखिएगा, तो ये दोनों बात समझ में आया। याद रखिएगा एक बात और कि सदिशों को जोड़ने या घटाने के लिए साधारण बीजगणित का उपयोग किया जाता है। साधारण, जैसे 5 केजी चीनी और 2 केजी चीनी कितना केजी हुआ, 7 केजी। ओके, 5 केजी चीनी और 2 केजी चीनी कितना केजी हुआ, 7 केजी। 5 केजी चीनी में से 2 केजी चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 केजी। साधारण बीजगणित है, साधारण बीजगणित है। तो साधारण बीजगणित के द्वारा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। किसको, अदिश को, सदिश को नहीं, सदिश को नहीं। अगर मान लीजिए कि एक वस्तु है ये, और इस वस्तु पर इधर 5 न्यूटन का बल लगा और इसके ऊपर जो है वो 3 न्यूटन का बल लगा। आपसे पूछा जाए कि टोटल इस पर कितना न्यूटन का बल लगा, तो क्या आप बता दीजिएगा, 5 3 8। बोलिए, क्या आपको मान लीजिए कि हमें 5 न्यूटन से इधर खींचा जाए और 3 न्यूटन से ऊपर खींचा जाए, तो बताइए कि हमको पर टोटल बल जो है वो प्रभावी कितना होगा, 5 3 8? नहीं, यहां पर डायरेक्शन मैटर करता है। और यहां पर याद रखिएगा, सदिशों को जोड़ने या घटाने के लिए साधारण बीजगणित का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहां पर सदिश बीजगणित का उपयोग किया जाता है। और यह डिपेंड करता है कोण पर, थीटा पर। यानी दो सदिश के बीच अगर परिमाण निकालना है तो वो दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, उस कोण पर डिपेंड करता है। कौन? तो इसका परिमाण रिजल्टेंट। तो आइए रिजल्टेंट को आप समझते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार बढ़िया से, इसको जितना भी महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं उनको याद कर लीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं सदिशों के निरूपण का। देखिए, सदिश को हम लोग क्या करते हैं, एक तीर के चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। इस तीर चिन्ह में ये क्या होता है, हेड होता है, और ये क्या होता है, टेल। ओके, हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। वेक्टर का क्या बताता है, डायरेक्शन। और ये जो लंबाई है, ये जो रेखा की लंबाई, यानी जो एरो यानी तीर चिन्ह का जो लंबाई है, ये लंबाई क्या बताता है, ये बताता है परिमाण, यानी इस वेक्टर का परिमाण कितना है। जैसे आपको बोला जाए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये ए है और ये बी है, और आप लोग से पूछा जाए कि इसमें बड़ा कौन है, किसका मान जो है ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि ए का वैल्यू जो है बी का वैल्यू से ज्यादा है। ए वेक्टर का मान जो है बी वेक्टर के मान से ज्यादा है। क्लियर? अब कहेंगे सर ये तीर चिन्ह जो है क्यों देते हैं आप, ये तीर चिन्ह क्यों देते हैं? तो याद रखिएगा, यदि ए वेक्टर है, सदिश राशि है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके माथा पर तीर चिन्ह दे देते हैं। तीर चिन्ह क्या बताता है कि ए वेक्टर है। तीर चिन्ह क्या बताता है कि ए जो है एक वेक्टर है। तो ये बस में यदि ए एक वेक्टर हो तो उस पर ए पर हम क्या कर देते हैं, वेक्टर का साइन दे देते हैं। ये तीर चिन्ह एक चीज और समझना है कि जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर, और ये मान लीजिए बी वेक्टर है। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे ये दोनों की लंबाई जो है वो बराबर है। दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, केवल डायरेक्शन जो है वो उल्टा है। यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब समझिए मॉड। अगर कोई वेक्टर में, ध्यान रखना, ए वेक्टर का मापांक का मतलब केवल परिमाण से अगर निकालना हो तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, मॉड। तो ए का मॉड इक्वल टू बी का मॉड। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो ए का डायरेक्शन, ए का दिशा बी के
दिशा के विपरीत है। बात समझ में आ रहा है? ए का दिशा बी के दिशा के क्या है? विपरीत है, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि ए जो है ना वो माइनस बी है। ए जो है ना बी माइनस है। इसका मतलब ऐसे समझिएगा कि बी को माइनस किस लिए लगाया गया है? क्योंकि ए और बी तो बराबर है सर, ए और बी बराबर है, लेकिन माइनस बता रहा है कि जो ए का दिशा है वो बी का क्या है? उल्टा है। बी का क्या है? उल्टा है। तो ये आपको बात समझ में आया होगा। सदिशों का निरूपण तीर चिन्ह के द्वारा करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं कि दो सदिशों का परिणामी सदिश क्या होता है। अभी हम बताए कि सदिश जो होता है वो साधारण बीजगणितीय का प्रयोग नहीं, माने उपयोग करके हम उसको जोड़ घटा नहीं सकते, उसको साधारण बीजगणितीय का प्रयोग करके जोड़ घटा नहीं सकते। ओके, तो यहां पर एक बात समझिएगा, एक सदिशों का त्रिभुज नियम है। सदिशों का त्रिभुज नियम किसका? योग का। योग का सदिशों का त्रिभुज नियम। इसमें क्या होता है कि किसी वेक्टर का हेड, ये क्या है? ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का, देखिए बी वेक्टर का टेल एक जगह मिला हुआ है, तो ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के हेड को मिलाने वाली जो लाइन होता है, मिलाने वाली जो वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट होता है। वो क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। बात समझ में आया? तो इसी रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसी रिजल्टेंट की वैल्यू को क्या करना है? निकालना है। और इसको हम क्या किए हैं? यहां पर बताने की कोशिश की है। यहां पर देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक वस्तु है जिस पर इधर से ए बल लगा रहा है, मान लेते हैं बल लगा रहा है, मतलब ए वेक्टर की दिशा इधर है, और उसी वस्तु पर एक बी वेक्टर है, यानी बी जो बल लगा रहा है इस दिशा में बल लगा रहा है। तो दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो है, इस रिजल्टेंट की जो दिशा होगा, जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो आपको याद रखना है कि r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। बात समझे? r बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट अंडर, रूट के अंदर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो फिर आप लोग कहेगा कि सर ये कैसे आ गया? तो ये आप देखिए कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, ये 11th का चीज है, कैसे आता है कैसे नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी आप जानना चाहेंगे कि कैसे आया, तो आप हमारे वीडियो के अति में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करिए कि सर इसको बताइए, तो हम क्या करेंगे, आप एक स्टार लेकर भेजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, इसको बताने की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस थीटा होगा। अब यहां पर याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पर, कॉस थीटा पर। बाकी ए तो ए ही रहेगा, बी तो बी ही रहेगा, सी तो बी, ए बी तो सेम रहेगा, लेकिन थीटा का वैल्यू जो है ना, कभी 0, कभी 30, कभी 60, कभी 180, कभी 90 हो जाता है। तो याद रखिएगा यहां पर दो शर्त हो सकता है, दो स्थिति हो सकता है, शर्त नहीं स्थिति हो सकता है। कितने स्थिति? दो स्थिति। ये हो सकता है कि इधर से ये लग रहा हो, बात समझ रहे हैं, ये कौन वेक्टर है? ए वेक्टर, और जो बी वेक्टर ऊपर की ओर है वो इस प्रकार से हो, ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। तो इनके बीच जो कोण बनेगा, जो कोण, ये पहली स्थिति की हम बात कर लेते हैं, तो थीटा और कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। अगर ए वेक्टर की दिशा इधर ही हो और दूसरा वेक्टर भी इधर ही हो, तो उन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। बात समझ रहे हैं? और अगर 0 डिग्री बनेगा तो बताइएगा हमको कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि यहां पर थीटा कितना है? 0। अब हमको ये बताइए 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा।
अब गौर से इसको देखिए तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो हम कह सकते हैं कि होगा रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आर जो होगा वो ए प्लस बी, बात समझे, अगर दो गो अंदर है, रूट के अंदर दो गो है तो वो निकल जाएगा, रूट के अंदर दो गो है तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। यानी अगर ये 5 न्यूटन हो और ये 3 न्यूटन हो, मान लीजिए कि हमको इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से खींच भी रहा है 3 न्यूटन से, तो 5 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। कब, जब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ, जब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो जुट जाएगा। बोलो तो ये बात समझ में आ गया होगा, बोलिए कोई दिक्कत। तो ये बात तो यहीं पर है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, दूसरा स्थिति जो है वो हो सकता है कि थीटा का वैल्यू जो हो 180 डिग्री हो, क्या हो, 180 डिग्री। मतलब कि जो बिंदु यहां पर है, इस बिंदु पर हो सकता है कि ये वाला जो बल है, ये वाला जो बल है इस तरफ वो खींच रहा हो, ये ए है, और इसको इस तरफ खींच रहा होगा बी। तो इसके बीच में कितना डिग्री कोण बना, 180 डिग्री का। और आपको पता होगा कि कोस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। कोस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। अब आपको बताना है कि जो आर होगा उस आर में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और गुने कितना होगा, -1, क्योंकि कोस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। बात समझ रहे हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस यहां पर आ जाएगा ना भाई, 2ab में -1 से गुना हो जाएगा तो माइनस आगे आ जाएगा और कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये ए को निकल जाएगा, यानी आर बराबर होगा ए माइनस बी। बोलिए ये बात समझ में आया, ए माइनस बी। अब सोच के देखिए, अगर हमें 5 न्यूटन के फोर्स से इधर खींचे और 2 न्यूटन के फोर्स से इधर खींचे, तो हमारे ये दोनों बल के बीच में कोण कितना बना, 180 डिग्री। तो हमको पर जो रिजल्टेंट लगेगा, जो परिणामी लगेगा वो कितना लगेगा, तो सर 5 इन्हें खींच रहा है, 2 इधर खींच रहा है, तो घट जाएगा, 5 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो यही दोनों बात है जो बता रहा है। तो आप दो सदिशों का परिणामी सदिश को समझे, अगर समझे हैं तो यस लिखिए, और नहीं समझे हैं तो नो भी लिख सकते हैं। आइए तो हम लोग कुछ शेष चीज और बच गया है, उसको हम लोग निपटा लेते हैं। देखिए, समकोण एकांक सदिश, समकोण एकांक सदिश, समकोणीय एकांक सदिश। आप जानते होंगे कि 3D में 3 अक्ष होते हैं, एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई जेड। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष। सबसे पहले जो एकांक सदिश होता है, याद रखिएगा, एकांक सदिश पूछा जाता है कि एकांक सदिश क्या बताता है, तो दिशा बताता है। एकांक सदिश क्या बताता है, क्या बताता है, तो एकांक सदिश क्या बताता है, दिशा, डायरेक्शन। और फिजिक्स में जो एक्स अक्ष की ओर दिशा बताता है उसको आई कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आई कैप। और जो वाई योर दिशा बताता है उसको कहते हैं जे कैप। और जो जेड की ओर दिशा बताता है वो क्या होता है, के कैप। ये जेड जो है इस प्रकार से, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ओके। और अगर माइनस वैल्यू कर दे तो एक्स का इधर वाला कौन एक्सिस हो जाएगा, एक्स डैश। अगर जे का माइनस कर दे तो ये वाई का डैश हो जाएगा, और इधर माइनस के कर दे तो ये जेड का डैश हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, अगर हम 5 न्यूटन आई कैप की बात करेंगे तो आप क्या समझिएगा, इसका मतलब यही हुआ कि वस्तु पर 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, एक्स अक्ष के दिशा में लग रहा है, बात समझ रहे हैं। 5 न्यूटन आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, एक्स अक्ष के दिशा में, एक्स अक्ष के। अगर हम यहाँ जे कैप कर दे तो वाई अक्ष के दिशा में, जैसे एक वस्तु है ये, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ऐसे लग रहा होगा, तब इसको 5 न्यूटन आई कैप लिखा गया है।
अगर इस पर इस प्रकार से लगता तो इसको हम 5 न्यूटन जे कैप लिखते, क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है। और अगर इसको आगे की ओर लगता तो हम लोग कहते हैं 5 न्यूटन के कैप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा, एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसको आई कैप कहते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश जो होता है उसको जे कैप कहते हैं, और जो जेड अक्ष के अनुदिश होता है उसको के कैप कहते हैं। एक आता है पोजीशन वेक्टर, जो सदिश स्थिति बताता है, उसे क्या कहते हैं? स्थित सदिश कहते हैं। स्थित या पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जो स्थिति बताता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु है P, तो इस P का क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट होगा x, ये x अक्ष से कुछ दूरी पर होगा, y अक्ष से कुछ दूरी पर होगा, और z अक्ष से दूरी पर होगा कि नहीं? जो P बिंदु होगा, जैसे आप देखिए थोड़ा सा भी अगर मैथ जानते होंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, तो यहां पर कोई बिंदु रहता है तो x y होता है कि नहीं? लेकिन कोऑर्डिनेट यहां पर 3 है तो यहां पर z भी होगा। क्या होगा? z भी। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर x y z। अब ये अगर बात करें तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। ओपी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। ओपी जो होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर। तो जो ओपी पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर बराबर क्या होगा? तो देखो भैया, ये जो एक्स है ना सर, वो एक्स आई कैप होगा, क्योंकि एक्स कौन दिशा में रहेगा? आई कैप की दिशा में रहेगा। आई कैप क्या बता रहा है कि एक्स अक्ष के दिशा में। उसी प्रकार से प्लस कर देंगे वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर आई क्या बताता है? एक्स अक्ष की दिशा में। वाई क्या बताता है? वाई अक्ष की दिशा। जे कैप क्या बताता है? वाई अक्ष की दिशा में। और जेड क्या बताता है? के कैप के बताता है क्या? कि जेड अक्ष के दिशा में। ये बात समझ रहा है? तो बस एक सांकेतिक बताया गया है कि एक्स अक्ष भी, जो एक्स अक्ष का मान जो होगा वो एक्स अक्ष की दिशा में होगा, वाई का जो मान होगा वो जेड अक्ष की दिशा में होगा, जेड यहां पर जेड का वैल्यू जो होगा वो के अक्ष के दिशा में होगा। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है? अब इसको मोटा मोटी आपको याद कर लेना है, ठीक है ना? हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ना नहीं, कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ना है, और इतना पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना? अगर ज्यादा मैंने कंपटीशन में इतना अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, मापांक निकाले, अभी बताए थे, तो मापांक के लिए बड़ी छोटा सा बात है। क्या करना है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, यानी ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर दें और आपको कहें कि ए वेक्टर है और वो 2i कैप है, 3i कैप है और प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए। अब सर इसमें के कैप नहीं है, तो के कैप नहीं भी हो सकता है। वैसा वेक्टर हो जो दो ही मैंने 2D में बना हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए बना हो केवल, तो उसमें कैसे रहेगा? नहीं रहेगा के कैप। तो इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो कैसे निकालिएगा? मॉड कर लीजिएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 कितना हो गया? 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। यानी इसका जो वैल्यू होगा 5 यूनिट होगा। ए वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? 5 यूनिट होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये कोई दिक्कत नहीं। आगे है सदिशों का गुणन। सदिशों का गुणन, देखिए जो सदिश है ना उसको दो तरह से गुणन, माने उसको गुना करते हैं। दो सदिशों का, दो तरह का सदिश गुणन होता है। दो सदिशों का जो गुना होता है दो तरह से होता है। एक होता है सदिश गुणन और एक होता है अदिश गुणन। सदिश गुणन को हम लोग क्रॉस से सूचित करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और जो अदिश गुणन होता है उसको डॉट से सूचित करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, याद रखिएगा सदिश गुणन क्या होता है? दो सदिशों का अगर गुणनफल सदिश हो तो उसको हम लोग कहते हैं सदिश गुणन, और उसमें होता है a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा एन कैप। ओके, a क्रॉस b बराबर क्या होता है? ab साइन थीटा एन कैप। और ये एन कैप क्या होता है?
तो ये एन कैप जो होता है वो बता एकांक सदिश है। जब कैप लग जाए, याद रखिएगा, इसमें कैप लगा हुआ है, इसमें कैप लगा हुआ है, इसमें कैप लगा हुआ है, तो जो भी एकांक सदिश होता है उसमें कैप लगा हुआ होता है और कैप बताता है डायरेक्शन। तो एन कैप डायरेक्शन बताएगा और डायरेक्शन जो होगा ए और बी वेक्टर के लंबवत होगा, लंबवत होगा। कैसा? अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, अगर ए ऐसा हो बी ऐसा हो, याद रखिएगा, ए एक्स अक्ष पर है और बी अगर वाई अक्ष पर है, तो जो गुणनफल आएगा क्रॉस प्रोडक्ट उसकी दिशा बाहर की ओर होगा, उसकी दिशा किधर होगा? बाहर की ओर। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। और याद रखिएगा इसमें बल आघूर्ण को बढ़िया से कि टाउ जो होता है वो एफ क्रॉस एस होता है, एफ क्रॉस एस, और इसी को लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? एफ एस यानी बल और बलों के बीच की लांविक दूरी, बल और बलों के बीच की लांविक दूरी के गुणनफल को ही कहते हैं बल आघूर्ण। इसको टाउ से सूचित करते हैं और टाउ बराबर होता है एफ क्रॉस एस, और जब क्रॉस हटता है, सॉरी, क्रॉस जब हटता है तो यहां पर क्या आता है? साइन थीटा। क्लियर? और अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है और ये एक अदिश गुणन है। क्लियर? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। आपको बस इतना याद कर लेना है कि डॉट के साथ कौन आएगा? कॉस, और क्रॉस के साथ कौन आएगा? साइन। डॉट के साथ कोस, क्रॉस के साथ साइन, डॉट के साथ कोस और क्रॉस के साथ साइन आएगा। एग्जांपल के तौर पर करें, वर्ग एफ डॉट एस, बल गुने विस्थापन। याद रखिएगा यहां पर एस जो है दो बलों के बीच की लांबिक दूरी है, जबकि यहां पर जो एस है वो क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन, बल की दिशा में हुई विस्थापन, और इसी बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। आपको पता है कार्य जो होता है वो अदिश राशि होता है, जबकि बल आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग समझे होंगे, और इस वीडियो में हम कोशिश भी किए हैं आपको जितना हो सके आसानी से समझाया जा सके, और बहुत कोशिश किए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आप लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ प्रश्नों के साथ, और उसी प्रश्नों में कुछ बातें और जो अधूरा छूट जाए, मैंने इस लेसन से यूनिट एंड डायमेंशन से अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 15 से 20 सवाल लाएंगे, और वो भी बहुत बेहतरीन, और जो पूछा हुआ सवाल इस लेसन से रहेगा उन सारे सवालों को हम लाएंगे। तो उसके लिए आपको मैंने इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द यानी कल। थैंक यू, धन्यवाद।